हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि स्नॉलैंड ने यहाँ साउथर्न कंट्री पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से साउथर्न कंट्री के 4 फ्रैक्शन वहाँ पर मौजूद सारे कल्टीवेटर्स को अपनी मदद करने के लिए समन कर लेते हैं। लेकिन वांग लिंग उन लोगों का साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वहाँ पर मौजूद कुछ लोग वांग लिंग को जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वांग लिंग आखिरकार गुस्से में आकर उन्हीं की जान ले चुका। यहाँ वांग लिंग ने पूरे 30 साल बाद किसी की जान ली थी और उसे साथ ही साथ एहसास हो गया था कि उसे खुद को बदलने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि यह मौत ही है जो कि जिंदगी को मतलब देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसे अपना आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन समझ आ गया। इसके बाद हमने देखा कि वांग लिंग डेनी और उसकी फैमिली को बचाकर यहाँ साउथर्न कंट्री से बाहर ले जाता है ताकि वो लोग सरवाइव कर सके, जबकि खुद वांग लिंग ने कल्टीवेशन करके जल्द से जल्द गॉड राल में इंटर होने का फैसला कर लिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पर वांग लिंग को देख पा रहे थे जो कि केव में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। तभी अचानक उसे अपने दोस्त साबता आई का एक पैगाम देखने को मिला, जिसमें जावता आई वांगल को बताता है कि जब से तुम कल्टीवेशन करने गए तब से साउथर्न कंट्री और स्नॉलैंड की इस जंग का क्या हाल हो गया। हमारी साउथर्न कंट्री ने अपने आसपास मौजूद 8 कंट्रीज से हेल्प मंगवाने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी कंट्री हमारी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं। ऑलमोस्ट सब के सब ने ही हमारे रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इवन की वो कंट्रीज जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, वो कंट्रीज भी अपनी आर्मीज हमारी तरफ भेजने से मना कर चुकी। यह जानकर वांग अपने मन में सवाल करते हुए कहता है कि स्नॉलैंड सिर्फ एक लेवल 4 की कंट्री है, तो आखिर ये सब लोगों से इतना डर क्यों रहे, जिसका जवाब साफ ताई के उस मैसेज में ही था। वो बताता है कि यह सब कुछ स्नॉलैंड की एक लड़की की वजह से हो रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसने सिर्फ 100 साल के अंदर बिना किसी पिल का इस्तेमाल करते हुए सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक को अचीव कर लिया। इसी वजह से सुजाक किंगडम की उस पर नजर पड़ी और वो उसे अपनी तरफ इनवाइट कर चुके। लेकिन दूसरी तरफ उस लड़की ने एक ही शर्त रखी है कि सबसे पहले स्नॉलैंड कंट्री को एक लेवल 5 की कंट्री घोषित कर दी जाए, जबकि साथ ही साथ वह अपने स्नोलैंड कंट्री की टेरिटरी को भी बढ़ाना चाहती थी, जिसके लिए उसने हमारी साउथर्न कंट्री को चूज किया। और अब हमें मालूम हो चुका है कि उसने जानबूझकर अपना वो रेन कैली ड्रोन हमारी इस कंट्री में भेजा ताकि यह जंग शुरू हो सके। यहाँ यह सारी बातें सुनकर वांग लिंग को सब कुछ समझ तो आ गया था, लेकिन वो यह बात भी जानता रहा कि वो अभी तक इतना पावरफुल नहीं हुआ कि वो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर के साथ फाइट कर सके। इवन अगर गलती से वांग लिंग का उस लड़की के साथ सामना हो जाता है तो वांग लिंग बहुत ही मुश्किल के साथ सिर्फ अपने फॉरबिडन का इस्तेमाल करते हुए शायद मुश्किल से खुद की जान ही बचा पाए। इसलिए वांग लिंग जाव उठाई की मदद नहीं कर पाता, बल्कि वो उसी केव में बैठकर लगातार कल्टीवेशन करता रहा। और इसी तरह से देखते देखते पूरा 1 साल गुजर गया, जहाँ एक और साल लगातार स्नो होने की वजह से अब हम देखते हैं कि साउथर्न कंट्री काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वक्त आ चुका था कि स्नॉलैंड इन पर हमला करते। जुताई भी इस बात को अच्छे से समझता था, इसलिए वो अपने सन क्लाउड सेट के मेंबर्स को कहते हुए अपने सेट के आसपास से एक ड्रैगन सोल फॉर्मेशन क्रिएट करवाने शुरू हो गया। ये लोग इस फॉर्मेशन को तैयार करते हुए जंग की तैयारियां कर रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ जावता आई के सामने कई सारे पोर्टल ओपन हो गए, जिन्हें महसूस करके वांग को भी एहसास हो गया था कि स्नॉलैंड के कल्टिटर आखिरकार जंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। दूसरी तरफ जाओ आई अपने सामने मौजूद स्नॉलैंड के कल्टिवेटर्स को देखकर उनके लीडर से कहता है कि जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर यूडी कैलेडो यानी कि रेन कैलेडो के लिए आए होंगे, जो कि मैं तुम लोगों को वापस देने के लिए तैयार हूँ। तो क्यों ना तुम लोग इस रेन कैलीडोन को लेकर यहाँ से वापस चलो और नॉर्मल लोगों का सोचो, उनकी जान खतरे में है। जो सुनकर स्नो एंड आर्मी की लीडर जवाब देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं उन लोगों का ही सोच रही हूँ। वो लोग यहीं पर रहेंगे, जबकि हम लोगों को हमारा यूडिन कैलेडो भी मिल जाएगा और साथ ही साथ ये कंट्री भी आपसे हमारी होगी। यहाँ पर अगर कोई मरने वाला है तो वो सिर्फ तुम लोग हो। और यह कहते साथ ही उस आर्मी ने यहाँ पर उन लोगों की मौत के नारे लगाना शुरू कर दिए थे, जबकि साथ ही साथ लीडर के हुक्म पर हम देखते हैं कि वो सारी की सारी आर्मियां अपने सामने मौजूद सन क्लाउड सेक के मेंबर्स पर हमला करने भी शुरू हो गई। जिन अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जाओ ताई फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन सोल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है, जो फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल सन क्लाउड सेट को प्रोटेक्ट कर रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नॉलैंड कंट्री भी पूरी तरीके से तैयार होकर आई थी, उनके पास सोल्जर्स की कोई कमी नहीं, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर मौजूद आइस एंड स्नो की पावर का इस्तेमाल करते हुए कई सारे गोलम्स भी क्रिएट कर चुके थे, जो कि तेजी के साथ ड्रैगन सोल फॉर्मेशन की तरफ ही बढ़ रहे थे। यहाँ पर वांग ये सब देखकर समझ गया था कि अच्छा, इसी वजह से स्नॉलैंड कंट्री ने पिछले 10 साल से लगातार यहाँ पर स्नो बरसाई, क्योंकि स्नॉलैंड कंट्री के सारे कल्टीवेटर्स को स्नो एंड आइस की जरूरत पड़ती है ताकि वो फाइट कर सके। और चूंकि इस वक्त यहाँ पर आइस एंड स्नो की कमी नहीं, तो वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नॉलैंड के आइस गोलम इससे पहले कि ये जंप करते हुए यहाँ ड्रैगन सोल फॉर्मेशन पर हमला कर पाते हैं, तभी अचानक वहाँ पर ब्लैक सोल सेक्ट के लीडर पहुंच गए, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ उन गोलम्स को हिट करके पीछे हटा देते हैं। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं
कि यहाँ मास्टर साबुता का साथ देने के लिए वहाँ पर साथ ही साथ इंसेक्ट के लीडर भी पहुँच गए थे, जिन दोनों का नाम मास्टर मोशन एंड मास्टर वुता। दूसरी तरफ स्नोलैंड आर्मी की लीडर ये सब देखकर फौरन अपने 5 एलिमेंटल सोल बीस्ट को वहाँ पर समन कर लेती है, जो पांचों स्पिरिचुअल बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल थे और ये तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मास्टर वशन और मास्टर वू पर हमला करने शुरू हो गए, जो देखकर तो ब्लैक सोल सेट का एक पावरफुल एल्डर फनस सामने आ गया, जिनका नाम मास्टर किंग फो था। वो इन 5 एलिमेंटल स्पिरिचुअल बीस्ट को देखकर कहते हैं कि मैंने सुना था कि ये पांचों एलिमेंटल स्पिरिचुअल बीस्ट एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर जितने पावरफुल है, आज मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहूंगा। जो कहते साथ ही वो अपने सामने मौजूद ड्रैगन स्पिरिचुअल बीस्ट पर हमला कर चुके, जो कि वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर किंग फू का भी कोई जवाब नहीं। वो अपने ब्लैक बीस्ट का इस्तेमाल करते उस ड्रैगन को बुरी तरीके से जगड़ू के थे, उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जबकि तभी अचानक पाइथन स्पिरिचुअल बीस्ट भी पीछे से यहाँ मास्टर किंग फू पर हमला कर देता है। यहाँ पर 2 स्पिरिचुअल बीस्ट अकेले मास्टर किंग फू के साथ फाइट कर रहे थे। दूसरी तरफ यहाँ फीनिक्स स्पिरिचुअल बीस्ट तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए ड्रैगन सोल फॉर्मेशन पर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर साफ होता है कि मदद से वो दोबारा अपने फॉर्मेशन को रिकवर कर चुके, जिसकी वजह से फीनिक्स भी इस तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाता। लेकिन दूसरी तरफ वांग को इस बात का एहसास हो गया था कि साव ताई और उसके दोस्त ज्यादा देर तक इस फाइट में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ स्नोलैंड की लीडर अपने साथियों को यूं हारता हुआ देखकर गुस्से में आ चुकी थी। वो फौरन हवा में आते हुए अपने बाकी के दोस्तों को भी एक साथ इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर वहां पर 4 फॉर्मेशन क्रिएट कर दिए थे, जिसे देखकर नीचे की तरफ मौजूद वॉरियर तो काफी ज्यादा घबरा गए। वो जानते रहे कि ये स्नोलैंड का एक पावरफुल आइस स्नो टावर अटैक है। इस अटैक के सामने तो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक का वॉरियर भी टिक नहीं पाएगा, और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आइस एंड स्नो टावर का लेजर बीम अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, जिसके सामने जावू ताई का ड्रैगन सोल फॉर्मेशन टिक नहीं पाता। यहाँ पर अपने सेट के फॉर्मेशन को इस तरह से पकड़ता हुआ देखकर जावत आई तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, जबकि स्नोलैंड की लीडर काफी ज्यादा खुश हो गई। लेकिन तभी अचानक उसके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि फ्रैक्शन का आखिरी सेक लीडर यानी कि कर्स क्लाउड सेट का लीडर भी वहां पर पहुंच गया, जिसे लोग प्रोटेक्टर के नाम से जानते थे। वो भी स्नोलैंड की इस आर्मी लीडर की जितना ही पावरफुल था, क्योंकि वो भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर है। यहाँ मिस्टर प्रोटेक्टर आते साथ ही अपने सामने मौजूद स्नोलैंड की उस लीडर को देखकर कहते हैं कि आखिरकार यह खूबसूरत तितली हमारे घर आ ही गई। दूसरी तरफ स्नोलैंड की वो लीडर भी यहाँ पर मिस्टर प्रोटेक्टर को पहचान गई थी, लेकिन हमें जानने को मिलता है कि मिस्टर प्रोटेक्टर पहले से ही इस मौके का इंतजार कर रहा था। ये लोग ये बात तो अच्छे से जानते थे कि उस फीनिक्स फॉर्मेशन को तोड़ना हमारे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, जो कि लगातार हमारे साउथर्न कंट्री में स्नो बरसाती जा रही है। लेकिन साथ ही साथ हम 2 कंट्रीज के बीच जंग का इम्कान भी है, जहाँ पर बाकी के कंट्रीज हमारे साउथर्न कंट्री का साथ देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें स्नोलैंड की इस पावरफुल लड़की से डर लगता है। जिस पर हम देखते हैं कि मिस्टर प्रोटेक्टर ने अपने साथियों से कहा था कि फिक्र मत करो, एक बार वो प्यारी तितली हमारे घर आ जाए उसके बाद मैं उसकी जान लूंगा। और यहाँ पर मिस्टर प्रोटेक्टर वही याद करते हुए यहाँ यही सोच रहा था कि आज के दिन चाहे कुछ भी हो जाए हम इस लड़की को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मिस्टर प्रोटेक्टर पूरी प्लानिंग के साथ आया हुआ था। वो फौरन यहाँ पर कहता है कि मेरे साथियों यही सही मौका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस्टर प्रोटेक्टर के अलावा वहाँ पर बाकी के भी आर्टिकल ट्वीटर्स फौरन समर हो गए थे, जो कि सब के सब अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर 9th सन किलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करने शुरू हो गए। शोलन की आर्मी लीडर भी यह देखकर पहचान गई थी कि ये सब लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद की पावर को कंबाइन करके एक अटैक करना चाहते हैं, इसलिए वो इन्हें बीच में रोकना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाती। यह 9th सन किलिंग फॉर्मेशन में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से इन सब एल्डर्स की मुंह से निकल रहा था। लेकिन ये लोग फिर भी हार नहीं मानते और आखिरकार हम देखते हैं कि मिस्टर प्रोटेक्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 9th सन किलिंग फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से वहां हवा में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल एरो क्रिएट हो गया, जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस्टर प्रोटेक्टर अपने सामने मौजूद तेजी के साथ उस स्नोलैंड के लीडर पर हमला कर चुके। यहाँ ये स्पिरिचुअल एरो काफी ज्यादा खतरनाक था, जिससे एक ड्रैगन गार्ड करता हुआ तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। स्नोलैंड की लीडर तो उसे रोकने की अपनी हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहती थी, लेकिन उसका कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म काम नहीं आ रहा था, और इसी वजह से हम देखते हैं कि ये स्पिरिचुअल एरो आखिरकार उसके बॉडी के आर पार होते हुए उसकी जान ले लेता है, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग ही हैरान हो गए थे। इवन की वंग लिंग को भी अपने आंखों पर ये सब देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये इतना आसान कैसे हो गया, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। यहाँ चूंकि अब स्नोलैंड की लीडर मर चुकी थी, इसीलिए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर जाव आई भी अपने साथियों के साथ एक बार फिर से जंग के लिए तैयार हो गए। वो यहाँ पर अपने साथियों को इकट्ठा करते हुए कहते हैं कि स्नोलैंड की रेड बटरफ्लाई मारी गई, अब हम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं, और हम लोग इनको अपनी कंट्री का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देंगे, इसलिए हार मत मानना और आगे बढ़ते हुए हमला करो। जो सुनकर यहाँ पर आखिरकार साउथर्न कंट्री के आर्मी ने भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि स्नॉलैंड की आर्मी अभी भी हार नहीं मान रही थी, जबकि साथ ही साथ वहाँ पर अभी भी 5 एलिमेंटल स्पिरिट बीस्ट जिंदा थे जो कि इस जंग में स्नॉलैंड की आर्मी का साथ दे रहे थे। ये देखकर दूसरी तरफ मौजूद जावता आई को भी आखिरकार अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट करना पड़ा, जिस हिडन पावर को एक्टिवेट करते साथ ही अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पहाड़ को तोड़ते हुए एक स्पिरिचुअल ड्रैगन तेजी के साथ निकलते हुए फन से जावो ताई के साथ आ गया। जिस ड्रैगन की स्पिरिट को देखकर वांग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन वो साथ ही साथ कहता है कि मैं तो पहले से ये जानता था कि जताई में जरूर कुछ ना कुछ खास है, क्योंकि सिर्फ एक नैन सोल लेवल का वॉरियर होकर ये पूरे के पूरे सेट को लीड कर रहा था। और अब ये देखकर मैं समझ गया हूँ कि सावो ताई के पास ग्रीन ड्रैगन का ब्लड लाइन था, जिसकी वजह से वो इस सन क्लाउड सेट का लीडर बन सका। दूसरी तरफ हम लोगों को बाहर यहाँ जंग का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ जावता आई अपने दोस्तों से कहता है कि ये 5 एलिमेंटल बीस्ट काफी ज्यादा कमजोर हो चुके, इसलिए सबसे पहले हमें इन स्पिरिचुअल बीस्ट से निपटना होगा। एक बार ये बीस्ट हार गया उसके बाद हम ये जंग जीत जाएंगे। यहाँ जावता आई की बात सुनकर उसके साथी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर मोशन ने अपने गोल्डन बेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपने सामने मौजूद व्हाइट टाइगर स्पिरिचुअल बीस्ट पर हमला कर दिया, जिससे वो अपने गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर लेते हैं। तब तक बाकी के कल्ट वेटर्स ने मिलकर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फायर फीनिक्स और साथ ही साथ ग्रीन ड्रैगन को भी हिट करके जमीन पर गिरा दिया था। देखते जंग की सिचुएशन पलटने लगी थी, क्योंकि मास्टर सावता आई अपने ड्रैगन ब्रेथ का इस्तेमाल करते वहां पर और भी कई सारे स्नॉलैंड के कल्टीवेटर्स को हराने लगा। पीछे की तरफ अब सिर्फ 2 एलिमेंटल बीस्ट ही बचे हुए थे, जिनमें से एक अर्थ एलिमेंटल पाइथन बीस्ट था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कई सारे कल्टवेटर्स को डेर कर लेता है। दूसरी तरफ वंग लिंग भी उस पाइथन को देखकर अपने मन में कह रहा था कि मुझे अपने हेलीपल के लिए एक अर्थ एलिमेंट की जरूरत थी और ये पाइथन बहुत ही काम आ सकता है, तो क्यों ना मैं इस अर्थ एलिमेंटल पाइथन को पकड़ कर अपने हेवली पल के अंदर कैद कर लूं। यकीनन यह काम काफी ज्यादा रिस्की होगा, लेकिन इतनी कीमती आर्टिफैक्ट के लिए यह रिस्क तो लेना बनता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग फौरन अपने केव को छोड़कर बाहर की तरफ रवाना हो गया ताकि वो इस अर्थ एलिमेंटल पाइथन को पकड़ सके। तभी अचानक ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि इस एलिमेंटल अर्थ पाइथन को पकड़ने के लिए एल्डर वो भी आ चुके थे, जो कि उस अर्थ एलिमेंटल पाइथन पर हमला करते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कहां भाग रहे हो? क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम यहां से अपनी जान बचाकर भाग सकते थे? हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जो कहते साथ ही उन्होंने अर्थ स्पिरिचुअल पाइथन पर हमला कर दिया, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अर्थ स्पिरिचुअल पाइथन भी उस पर काउंटर अटैक करते हुए बहुत ही मुश्किल के साथ खुद को बचाते हुए वहां से निकल पड़ा, जहां मास्टर वू भी उसे तेजी के साथ फॉलो कर रहे थे। बंगलिर ये देखकर समझ गया कि उसे मास्टर बू से पहले ही इस अर्थ स्पिरिचुअल पाइथन को पकड़ना होगा, इसीलिए वो तेजी के साथ फौरन बाहर आते हुए वहां पर एक जाल बिछाने शुरू हो गया। जैसे ही आर स्पिरिचुअल पाइथन उस जाल के करीब आया, तभी अचानक वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई, जो कि वांग ने उसी अर्थ स्पिरिचुअल पाइथन को पकड़ने के लिए ही बचाई थी। लेकिन यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि आर स्पिरिचुअल पाइथन तो काफी ज्यादा पावरफुल है और वंग लिंग के लिए इस प्रिजन फॉर्मेशन को स्टेबल रखना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इवन की उसके मुंह से भी खून निकल आया। तभी अचानक दूसरी तरफ नीचे मौजूद वो आर्ट स्पिरिचुअल पाइथन एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते फरन उस प्रिजन को तोड़कर बाहर आ जाता है, जो देखकर वंगल खुद से कह रहा था कि यार स्पिरिचुअल पाइथन पहले ही मास्टर वू के अटैक से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर इससे पहले कि वो आर स्पिरिचुअल पाइथन दोबारा से वंग लिंग पर हमला कर पाता, तभी अचानक वहाँ मास्टर वू पहुंच जाते हैं, जिन्होंने एक बार फिर से अपने पावरफुल फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन को और भी ज्यादा इंजर कर दिया। साथ ही साथ वो इसे अब्जॉर्ब करने के लिए अपनी तरफ खींचने शुरू हो गए। लेकिन दूसरी तरफ वंग लिंग को भी अपने हैमरली पल के लिए 60 स्पिरिचुअल पाइथन की जरूरत थी, इसलिए वो फरस से मास्टर वो से ये पाइथन छीनने शुरू हो गया। वैसे तो वंग लिंग ये काम नहीं कर सकता था, क्योंकि मास्टर वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चूंकि वंग ने यहाँ पर अपने हैली पल की पावर एक्टिवेट कर ली थी, तो वो खुद बखुदा ही अपने सामने मौजूद वो अर्थ पाइथन की स्पिरिट को तेजी के साथ अपने अंदर खींच लेता है, जो देखकर मास्टर वो यहाँ मांगलिंग को देखकर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो जिसने मेरे सामने इस तरह करने की हिम्मत करी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगली ने यहाँ पर मास्टर शमू का वही हेड पहना हुआ था, जो कि वंगलिंग की आइडेंटिटी को छुपा कर रखता है, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि वंगलिंग ने यहाँ पर मिस्टर ग्रीन के स्टैचू को बाहर निकाल लिया था, जिस स्टैचू के अंदर वांग ने मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को भी कैद करके रखा हुआ है। वो यहाँ पर इस आर्टिस्टिक कंसेप्शन को रिलीज कर हुए कहता है कि मैं बायन सेट का एक छोटा सा डिसाइल हूँ, मेरे मास्टर का नाम मिस्टर ग्रीन है, उन्होंने ही मुझे ये अर्थ एलिमेंटल स्पिरिचुअल बीस्ट लाने को बोला है। बंगलर वैसे तो ये सब झूठ बोल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर वो मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को पहचानता था और वो यह भी समझ चुका था कि इस लड़के के पास सच में मिस्टर ग्रीन का ही आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद वंग लिंग सच ही कह रहा होगा, इसी वजह से वो वंग लिंग को जाने देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं
कि वांग लिंग तेजी के साथ अपने उसी पुराने केव के अंदर पहुंच गया, जहां आते हुए वो खुद से कहता है कि अच्छा हुआ कि मास्टर वो ने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर वो मुझ पर हमला करता तो यकीनन वो मेरी जान ले सकता था। बेशक मुझे खुद को बचाने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती, मेरा फॉरबिडेन फ्लैग भी अब इतना ज्यादा ताकतवर नहीं रहा कि वो मुझे हर बार बचा सके। और वांग उनका ये अंदेशा बिल्कुल सच भी था, क्योंकि वांग लिंग अभी तक सोल लेवल की पीक पर है। दूसरी तरफ मास्टर म तो ऑलरेडी अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। वांग लिंग ये भी जानता था कि आज उसने जो कुछ किया है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि उसने किसी शेर के मुंह से निवाला छीन लिया हो, लेकिन ये रिस्क लेना बनता भी था, क्योंकि इसके बदले उसे जो चीज मिली वो भी काफी ज्यादा खास थी। यहाँ पर यही सब सोचते हुए वांग एक बार फिर से अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बैठने ही वाला था, तभी अचानक वो वहाँ पर एक अजीब सी एनर्जी को महसूस करता है, जो कि तेजी के साथ वांग के पास से गुजरते हुए एक तरफ इकट्ठा हो रही थी। वंगल चारों तरफ उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी सोर्स मिल नहीं रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वांगली ने खुद ही उस आइस एनर्जी को फॉलो करना शुरू कर दिया, जहां थोड़ी देर आगे जाने के बाद अचानक वंग को अपने सामने एक बड़ा सा आइस स्क्रिप्चर देखने को मिला, जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन इस एनर्जी को दूर से बिल्कुल भी सेंस नहीं किया जा सकता था। इवन की जमीन के ऊपर फॉर फ्रैक्शन के पावरफुल सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के वॉरियर भी इस स्क्रिप्चर को महसूस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से मांगलिंग को एहसास हो गया था कि जरूर स्नॉलैंड ने यहाँ पर एक और जाल बिछाया होगा। ये कहते साथ ही वंगल एक बार फिर से चारों तरफ अपने आसपास का एरिया डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, और इस पूरे एरिया को स्कैन करते साथ ही वंगलिंग को मालूम हो गया कि स्नॉलैंड ने चारों फ्रैक्शन के नीचे एक बड़ा सा आरे क्रिएट किया हुआ है। ऊपर की जंग तो सिर्फ दिखावा थी, स्नॉलैंड का असली हमला तो अब सिर्फ शुरू होगा, जिसके बारे में जितना जल्दी हो सके वंग यहाँ पर जावू ताई को भी खबर करता है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे जमीन तोड़कर वो आइस स्नो स्क्रिप्चर बाहर आ रहे थे, जो कि वहाँ पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन आरे क्रिएट कर देते हैं। साथ ही साथ वो इस रो स्क्रिप्चर जिंदा भी हो गए, जो कि बिल्कुल क्वीन मेडुसा की तरह एक्ट कर रहे थे। दोस्तों, ग्रीक मैथोलॉजी में क्वीन मेडुसा का जिक्र है, जिसके बालों की जगह स्नेक्स हुआ करते थे, और ये स्नेक्स क्वीन मेडुसा के लिए श्राप था, क्योंकि क्वीन मेडुसा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हुआ करती थी। जिस लेडी गॉड ने क्वीन मेडुसा को यह श्राप दिया था वो इसलिए क्योंकि उसके हस्बैंड क्वीन मेडुसा की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, तो वो लेडी गॉड चाहती थी कि आज के बाद कोई भी क्वीन मेडुसा की खूबसूरती को देख ना पाए। जो भी उसकी खूबसूरती को देखने की कोशिश करेगा वो फौरन पत्थर बन जाएगा। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। वह आइस रो स्क्रिप्चर अपने स्नेक्स का इस्तेमाल करते हुए अपने सामने मुझ सारे के सारे कल्टिवेटर्स को आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहे थे, जो कि साउथर्न कंट्री के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि जुताई ने अपने ग्रीन ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए वहां पर मौजूद कुछ सार स्नो स्क्रिप्चर को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि जावू आई एक दो से ज्यादा स्क्रिप्चर को तोड़ पाता, तभी अचानक उसके सामने एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर तो सावो ताई भी सरप्राइज हो गया, क्योंकि ये पोर्टल किसी और ने नहीं बल्कि असली रेड बटरफ्लाई ने ओपन किया है, जो कि स्नॉलैंड की क्वीन है। पिछले तो सिर्फ एक डुप्लीकेट थी, इसी वजह से उसने मास्क पहना हुआ था। यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को देखकर तो वहाँ पर मुझे सब लोग ही काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे, जबकि साथ ही साथ दूसरी तरफ हम लोग द बटरफ्लाई को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर से बाहर आ रही थी। साथ ही साथ वो सुजाक किंगडम के लॉर्ड से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप एक बार मेरी मदद करोगे, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मेरे लिए एक्शन लो, सामने मौजूद इस ड्रैगन को जान से मार डालो। मैं आपसे यही चाहती हूँ। यानी कि वो जावता आई और उसके ड्रैगन की बात कर रही है, क्योंकि फिलहाल वही इसके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। और यहाँ इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।